नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ का हाजिर जवाब। अरे ओ बहू, पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या, जो तुम्हारा कोई काम समय पर होता नहीं? थोड़ा जल्दी करो। अरे बहू जल्दी करो, मेरी प्लेन न छूट जाए तुम्हारे धीरे धीरे काम करने की वजह से। अरे कहाँ रह गई? नाश्ता लगाओ, चाय पानी कर लो तो निकलो, प्लेन का टाइम हो गया है। सावित्री जी अपने सामान पैक कर घर से निकलते हुए अपनी बहू मोनिका से कहती हैं, मेरे जाने के बाद अपने ससुर जी का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें समय पर खाना और चाय पानी देते रहना। तुम्हें तो पता है कि उन्हें चाय पीना कितना पसंद है। जब भी उनकी इच्छा हो वह मांगे तो उन्हें एक कप चाय बनाकर दे देना। साथ ही पूरे घर का भी ध्यान रखना और बच्चों का भी ख्याल रखना, उनका भी समय से खाना पीना करना। सारा दिन बस मोबाइल मत देखती रहना, मैं फोन पर खबर लेती रहूंगी। अपनी बहू से इतना कहा सावित्री जी अपनी बेटी के घर के लिए निकल जाती हैं। दरअसल उनकी बेटी रागनी गर्भवती है, जो बेंगलोर जैसे शहर में अपने पति के साथ अकेले रहती है। उसके ससुर बहुत ज्यादा बीमार रहने के कारण उसकी सास उन्हें अकेला छोड़कर रागनी के पास उसकी देख रेख करने नहीं जा सकती थी। इसीलिए उसने फोन करके अपनी माँ से कहा कि माँ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती है। जिस कारण सावित्री जी अपने बेटा बहू पोती और अपने पति मनोहर जी को छोड़कर अपनी बेटी के पास जाती हैं। और इधर जैसे ही सावित्री जी अपने घर से निकलती है, उनकी बहू मोनिका कहती है, अच्छा हुआ जो बुढ़िया गई, कुछ दिनों के लिए अब तो मेरा राज होगा। अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई मेरा सर नहीं खाएगा, क्योंकि उसे अपनी सास की रोक टोक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह सुबह जल्दी उठो, सारे काम समय पर खत्म करो, दिन भर चाय बनाकर पिलाती रहो। इन सारी रोक टोक से वह फ्री हो गई थी। अपनी आज़ादी से वह इतनी खुश थी। फिर अपने कमरे में टीवी और एसी चलाकर मोनिका अपनी ही दुनिया में मस्त हो गई थी। इतना चहक रही थी कि अपनी माँ को फोन लगाकर तुरंत बताने लगी कि माँ, इस घर से बुढ़िया गई, कितनी शांति लग रही है। बात करते करते मोनिका को समय का बिल्कुल भी अंदाजा न था कि कितना समय बीत चुका है। और इधर डाइनिंग टेबल में अकेले बैठे मनोहर जी घड़ी ही देख रहे थे कि कब बहू अपने कमरे से निकलेगी और कब मुझे जरा एक कप चाय मिलेगी, क्योंकि सुबह की चाय पीने के बाद उन्हें नाश्ता कर चाय पीने की आदत जो थी। सावित्री जी सुबह की नाश्ता करा और दवा देकर उनसे पूछा भी था कि आप चाय पी लीजिए, लेकिन मनोहर जी ने कहा कि नहीं, अभी मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं है, तुम निकल जाओ तो थोड़ी देर बाद मैं चाय पी लूंगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि सावित्री जी के घर से निकलते ही बहू अपने कमरे में बंद हो जाएगी। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि उन्होंने उसी समय ही चाय क्यों न पी। अब तो 12 बज चुके हैं। उन्हें चाय न पीने से सिर में दर्द होने लगा। न वह बैठ पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। पर बहू जो है कि अपने कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंतजार करते करते कब मनोहर जी की आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। मनोहर जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घड़ी में 2 बज चुके हैं, लेकिन बहू अभी तक अपने कमरे से निकली नहीं। अब तो उन्हें भूख भी लग रही थी। वह सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। बहू का दरवाजा खटखटाया जाए या नहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी बहू का दरवाजा नहीं खटखटाया था। सामने से अपनी बहू से कभी कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि अब तक उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। सावित्री जी उनके सारे खाने पीने का, चाय दवा, सब चीजों का ख्याल रखती थी, जिस कारण उन्हें कभी भी बहू से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तो वो बस इंतजार कर रहे थे कि बहू कब अपने कमरे से निकले और मुझे कुछ खाने के लिए मिले। उनके पास कुछ भी खाने का सामान
नहीं था और उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी। बहुत देर बहू का इंतजार करने के बाद मनोहर जी से रहा नहीं गया, तो वह खुद ही धीरे धीरे उठकर किचन में चले गए और सोचा, देखता हूँ जो कुछ भी बना होगा लेकर मैं खा लेता हूँ। क्यों बहू को परेशान करना, शायद वह सो गई होगी। पर वह जैसे ही किचन में गई, देखा तो किचन में कुछ भी खाना नहीं बना था। सुबह केवल नाश्ता बना था जो सब लोग कर चुके थे। उसके बाद बहू अभी तक तो किचन में पैर ही नहीं रखी थी, तो खाना बना ही नहीं था। उनके खाने का समय पार हो चुका था और इस उम्र में आने पर उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। शुरू से ही सावित्री जी ने उन्हें समय से खाना देकर उन्हें टाइम पर खाना खाने की आदत डाल दिया था। अब वह रह नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कहीं कुछ और हो तो वह खा ले। वह सारे डब्बे खोल कर देखने लगे। तभी उनके हाथ से अचार की बरनी एकदम से छूटकर गिर जाती है और फूट जाती है। जैसे ही कुछ फूटने का आवाज मोनिका के कानों में पड़ता है, वह जल्दी से उठकर बाहर आती है और अपने ससुर जी को किचन में देख सक पका जाती है। तुरंत ही अपने ससुर जी से कहती है, पापा जी आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं आपको दे देती। आपको किचन में आने की जरूरत नहीं थी। तब किसी तरह मनोहर जी अपनी बहू से कहते हैं, नहीं बेटा 2 बज चुके हैं और मुझे भूख लग गई थी, इसीलिए सोचा कि देखूं किचन में कुछ है तो मैं खुद ही लेकर खा लेता हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करता हूँ। तो मोनिका अपने ससुर से बहाना करते हुए कहती है, वो पापा जी मेरी आंख लग गई थी इसलिए खाना नहीं बना पाई, आप जाकर बैठिए, मैं तुरंत आपके लिए खाना लाती हूँ। और फटाफट से गिरी हुई कांच की बरनी को देख गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, बुढ़िया तो चली गई, साथ में इस बूढ़े को भी ले जाती तो अच्छा होता, कुछ दिन तो मुसीबत से छुटकारा मिलता। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में चाय और रात की बासी रोटी लेकर अपने ससुर के पास जाती है और बहुत ही प्यार से कहती है, पापा जी अब 2 बज चुके हैं, खाना बनाते बनाते 3 बज जाएगा, आपको भूख लगी है इसीलिए अभी आप ये चाय और रोटी खा लीजिए। मनोहर जी बोले, पर बेटा तुम जानती तो हो मुझे बासी खाना पचता नहीं है। नहीं पापा जी, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। और फिर चाय बासी रोटी अपने ससुर को दे कमरे में चली जाती है। जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके सासू माँ का फोन आया है। एकदम से डर जाती है कि कहीं सासू माँ को पता चल गया कि मैंने आज दोपहर में ससुर जी को खाने में बासी रोटी दिया है तो वह तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से जाकर अपने ससुर जी से कहती है, पापा जी मम्मी जी फोन कर रही हैं, लेकिन प्लीज आप उन्हें मत बताइएगा कि मैं दोपहर में खाने में कुछ भी नहीं बनाया है। वह मुझसे भूल हो गई, मेरी आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब 2 बज गए। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। आप मम्मी जी से कुछ मत कहिएगा। मनोहर जी ने मोनिका से कहा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, तुम भी तो इंसान हो, मैं तुम्हारे सास से बात करता हूँ। तो सावित्री जी पूछती हैं कि आपने दोपहर की दवाई खाई या नहीं और खाने में क्या खाया था। तो मनोहर जी झूठ बोल देते हैं कि मैंने खाने में गरम गरम रोटी सब्जी खाई थी और दवाई भी ले ली है, तो मेरी चिंता मत करो, तुम गई हो अपनी बेटी की सेवा करने तो उसकी ही सेवा करो, यहाँ मोनिका है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें मेरी चिंता करके परेशान नहीं होना चाहिए। अब तो शाम के 7 बज चुके थे। पवन भी अपने ऑफिस से आ गया था। मोनिका सबको चाय नाश्ता देती है, फिर रात का खाना बनाकर सबको रात का खाना भी खिलाती है। लेकिन उसने दोपहर में जो किया वो अपने पति से नहीं बताती और मनोहर जी भी अपने बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताते। इससे मोनिका को लगता है कि ससुर जी
मेरी शिकायत न माँ से करेंगे और ना ही अपने बेटे से करेंगे। अब तो रोज दिन यही लगा रहा। मोनिका पवन को ऑफिस जाने के बाद अपने कमरे में बंद हो जाती और मनोहर जी दोपहर के खाने के लिए राह देखते रहते हैं। उन्हें सावित्री जी के जाने के बाद कभी समय पर दोपहर का खाना नहीं मिलता, जिस कारण उनकी दोपहर की दवा भी छूट चुकी थी। और मनोहर जी थे सीधे साधे, कभी इस बात की शिकायत न अपनी पत्नी से करते और न ही अपने बेटे से करते। इसी बात का फायदा मोनिका उठा रही थी। एक दिन मोनिका को अपने घर भतीजे की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो उसने पवन को ऑफिस में फोन लगाया और कहा कि मैं मायके जा रही हूँ, भतीजे का जन्मदिन है। अभी अभी फोन आया था माँ का, रास्ते में गिफ्ट खरीदती हुई घर चली जाऊंगी। पवन ने कहा, मैं ऑफिस से सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा, पर तुम पापा का खाना बना कर जाना। मोनिका बोली, ठीक है पवन। लेकिन मोनिका मनोहर जी के लिए खाना बनाना तो जैसे भूल ही गई। वो जल्दीबाजी में बस मनोहर जी को यह बोल गई कि हम लोग जल्दी लौट आएंगे, कहकर मायके के लिए निकल जाती है। मनोहर जी सोचते हैं कि बहू जल्दी ही लौट कर आएगी। वह इंतजार करते रहते हैं। सुबह के 12 बजे घर से निकले हुए बहू अभी तक घर नहीं लौटी। न उन्हें दोपहर का खाना मिला और वह रात के खाने का इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि 8 बज चुके थे। लेकिन बेटे बहू अभी तक घर नहीं लौटे। रात के 10 बज चुके थे। वो लोग घर लौटे तो पवन ने देखा कि उसके पिता किचन में कुछ खटर पटर कर रहे हैं। वह अपने पिता के लिए केक और मिठाई लेकर आया था, जो मोनिका की माँ ने दिया था। अपने पिता के हाथ में पकड़ाता है और कहता है, पापा मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। मनोहर जी केक और मिठाइयों को देखकर उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे वह कितने भूखे हों। मिठाई के डब्बे से 5 मिठाइयाँ वह जल्दी जल्दी चट कर गए। यह देखकर पवन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पापा आपने खाना नहीं खाया है क्या, और आप किचन में क्या कर रहे हैं? पर मनोहर जी कुछ बोल न पाए और चुपचाप बहू की तरफ देखने लगे। पवन ने मोनिका से पूछा, क्या तुमने खाना नहीं बनाया था पापा के लिए? तब मोनिका ने झूठ बोल दिया कि मैंने पापा से खाने के लिए पूछा था, पर इन्होंने कहा कि आज इनको खाना खाने की इच्छा नहीं है। बस तुम मुझे 2 बिस्किट ही दे दो, वही खा लूँगा। आज मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है। शायद उनके पेट में गैस हो गई हो। बहू की बात सुनकर मनोहर जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मैंने बहू से कब ऐसा कहा कि मुझे खाना नहीं खाना। अब उनकी समझ में आ रहा था कि बहू को मुझे समय से खाना देने में समस्या हो रही है, मेरा ख्याल रखने से जी छुड़ा रही है। आज उन्हें अपनी पत्नी सावित्री जी की बहुत याद आ रही थी। अपनी पत्नी को याद करते हुए उनकी आंख से पानी गिरने लगा था। वह सोच में पड़ गए थे कि अगर पत्नी साथ न हो तो बुढ़ापा अच्छे से नहीं कर सकता है, क्योंकि एक आदमी अपने छोटी छोटी जरूरतों को अपनी पत्नी के सिवा और किसी से नहीं कह सकता कि उसे कब चाय पीना है, उसे कब खाना खाना है। जब सावित्री जी गई हैं, तब से मनोहर जी की सेहत और भी गिर गई थी। उनकी तबीयत और भी खराब होने लगी थी। वह और भी पतले दुबले से हो चुके थे। अब तो इसी तरह मोनिका की लापरवाही से या कहें इच्छा से उन्हें कभी एक टाइम का खाना नहीं मिलता तो कभी दूसरे टाइम का खाना नहीं मिलता। एक कप चाय भी उनको समय पर नहीं मिलती थी। वह बहू के सारी बातें अपनी पत्नी और बेटे से बताना चाहते थे, लेकिन जब भी सावित्री जी का फोन आता तो बहू सामने खड़ी होती और उनसे इशारे से कहती कि प्लीज मम्मी जी को मत बताइए, वह मुझे डांटेंगी। और ऐसा कोई झूठ बोल या कुछ बहाना बना देती कि मैं सो गई थी, मेरी तबीयत खराब थी। और मनोहर जी भी सोचते कि सच में हो सकता है
बहू की तबीयत खराब होगी, बहू की नींद नहीं खुली होगी, इसीलिए वह उसे कुछ भी नहीं कहते, किसी से कोई भी बात नहीं बताते। एक दिन तो मोनिका ने हद ही कर दी। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। उसके पति और बच्चे सब बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। पवन ने अपनी पत्नी से कहा, मोनिका, तुम पापा का सारे दिन के खाने का इंतजाम कर देना, हम रात तक आएंगे, इसीलिए सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी पापा के लिए बना कर रख देना। मोनिका ने कहा, आप टेंशन न ले, मैं बना कर रख दूंगी, आप चिंता मत करो। मोनिका अपने ससुर से कहती है कि पापा जी, आज छुट्टी का दिन है तो हम लोग बिट्टू को जरा घुमा कर ले आते हैं, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, आप नाश्ते में या दूध ब्रेड खा लीजिएगा। फ्रिज में रखी हुई ठंडी दूध और ठंडी ब्रेड उनके सामने रख कर कहती है, हम दोपहर तक आ जाएंगे और आपका खाना बना देंगे। मनोहर जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि मनोहर जी भी जानते थे कि बेटे पवन को कभी छुट्टी नहीं मिलती। एक रविवार का दिन आता है जो वो अपने परिवार के साथ बिता पाता है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा और वो लोग सुबह ही घर से निकल जाते हैं। आज सुबह से ही मनोहर जी का मन बहुत उदास था। उन्हें ना तो चाय पीने की इच्छा थी, न दूध ब्रेड खाने की इच्छा थी। बस बैठे बैठे अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। न चाहते हुए भी भूख लगने पर ब्रेड और दूध खा लिया। उसके बाद उन्होंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, जिस कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और घर पर कोई भी नहीं था जिसे वह अपने हालात बता सके। उनकी उल्टियाँ भी शुरू हो गई थी। पवन और मोनिका वापस आए तो देख रहे हैं कि पूरा घर गंदा पड़ा है, क्योंकि मनोहर जी को उल्टियाँ हो रही थी और वह जल्दी से उठकर बाथरूम में जा नहीं पा रहे थे और उन्हें उल्टी पर उल्टी हुई जा रही थी, जिस कारण घर पूरा गंदा पड़ा था, जिसे देखकर मोनिका बहुत चिड़चिड़ा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आपने क्या कर दिया है? ये पूरे घर की क्या हालत बनाई है? पूरा घर कितना गंदा बदबू दे रहा है, तो घर में आ भी नहीं सकती। अब इसे साफ कौन करेगा? और अपना मुंह नाक सिकोड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन पवन अपने पिता को उठाता है और उनसे पूछता है, आपको क्या हुआ है पापा? आपकी तबीयत कैसे इतनी खराब हो गई? इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही है आपको? आपने क्या खाया था? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मनोहर जी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। उल्टियाँ करते करते उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। रात के 9 बज चुके थे और पवन अपने पिता को तुरंत लेकर अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने तुरंत मनोहर जी को ऑक्सीजन और सिलाइन चढ़ाना शुरू कर दिया। तभी मनोहर जी हांफते हांफते अपने बेटे पवन से कहते हैं कि अपनी माँ को फोन कर बुला लो। बेटा, लगता है अब मेरा बच पाना मुश्किल है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मरने से पहले सावित्री को देखना चाहता हूँ। तभी सावित्री जी का ही फोन पवन को आता है और वो अपने बेटे से कहती हैं, बेटा खुशखबरी है, तुम्हें भांजा भांजी दोनों हुए हैं। रागनी ने जुड़े बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर पवन खुश तो होता है, लेकिन रोते हुए अपनी माँ को खबर देता है कि माँ, अब जब वहाँ सब कुछ हो चुका है तो आप जल्दी से अगली गाड़ी पकड़कर यहाँ आ जाओ। पापा की तबीयत बहुत खराब है, आपको बुला रहे हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। इतना सुनते ही सावित्री जी के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह रोने लगी और रोते हुए पूछती हैं कि क्या हो गया तुम्हारे पापा को? मैं अभी तुरंत आती हूँ। पापा की तबीयत खराब सुनकर उनकी बेटी भी परेशान हो जाती है और तुरंत फ्लाइट की टिकट करा अपनी मम्मी को भेज देती है कि रास्ते भर सावित्री जी को मनोहर जी की चिंता हो रही थी। उनकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
वह सोच रही थी कि आखिर क्या हो गया, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे खराब हो गई कि यह अस्पताल पहुंच गए। जरूर बहू ने इनका ख्याल अच्छे से नहीं रखा होगा, जरूर उन्होंने समय पर दवा नहीं खाई होगी। आधी रात को सावित्री जी अपने पति के पास पहुंच जाती हैं। जैसे वह अस्पताल पहुंचती हैं तो अपने पति को बेड पर देकर उनकी आंखों की अश्रुधारा और ज्यादा बह निकलती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि इनकी इतनी हालत कैसे खराब हो गई है, इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं, इतने पतले दुबले से कैसे हो गए हैं, आखिर इन्हें हुआ क्या है। तभी जाकर सावित्री जी अपने पति मनोहर जी का हाथ पकड़ती हैं तो उनके स्पर्श पाते ही मनोहर जी अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी पत्नी को सामने देखकर कुछ बोल नहीं पाते, बस नैनों से अश्रुधारा बह निकलती है। आंखों में आंसू लिए मनोहर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, मुझे तो लगा सावित्री कि मैं तुम्हें बिना देखे परलोक सिधार जाऊंगा। उनकी इतनी सी बात को सुनकर सावित्री जी बिलख बिलख कर रो पड़ती हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जरा सा आपको छोड़कर क्या गई कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा। आपने तो वादा किया था कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, फिर आप मुझे छोड़कर कैसे चले जाएंगे? उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ मुझे आपकी आवश्यकता है, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है खुशखबरी है, आपको नाती नातिन दोनों हुए हैं। इतना सुनकर मनोहर जी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। नाती नातिन दोनों हुआ है? हाँ, और आपकी बेटी की इच्छा है कि आप अपने बच्चों को देखने बेंगलोर जाएं, उसके पास। इसके लिए तो आपको ठीक होना ही होगा। फिर सावित्री जी अपने बेटे पवन से पूछती हैं कि क्या हुआ है इन्हें। पवन बताता है कि पापा को ज्यादा उल्टियां होने के कारण कमजोरी हो गई है, डॉक्टर ने दवाई दी है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह है कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, दवा खा नहीं रहे हैं। सावित्री जी कहती हैं, ठीक है, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर सो जाओ। पवन के घर पहुँचते ही मोनिका बोलती है, तुम वापस आ गए। पवन बताता है कि माँ आ गई हैं पापा के पास। माँ है क्या? सासू माँ आ गई हैं? यह सुनकर तो मोनिका के होश ही उड़ जाते हैं। वह समझ जाती है कि अब तो पापा जी सब कुछ बता देंगे, तब तो मेरी खैर नहीं। और इधर अस्पताल में मोनिका जी मनोहर जी से पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ है, आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या आपने सही से दवाइयाँ नहीं खाई थी, या फिर आपने सही से खाना नहीं खाया है? इन 9 महीनों में आपने मुझे एक बार भी कुछ नहीं बताया। आप तो हमेशा कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, दवाइयाँ खा ली, फिर यह आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? तब मनोहर जी अपनी पत्नी से अपनी बहू द्वारा किए गए सारे अत्याचार को बताया। मनोहर जी ने मोनिका की सारी लापरवाहियों के बारे में बताया कि कैसे मोनिका उन्हें कभी सुबह का नाश्ता न देती, तो कभी दोपहर का खाना नहीं देती थी, तो रात का खाना नहीं, जिस कारण दवाइयाँ भी समय पर नहीं खा पा रहे थे। अब सावित्री जी समझ गई थी कि सारी गलती उनकी बहू की है, जिसके कारण इतना सब कुछ हो गया। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था, पर उन्होंने अभी अपना गुस्सा शांत रखना सही समझा और डॉक्टर के कहे अनुसार अपने पति की खूब सेवा की। उनको अच्छे से फल, विटामिन की गोलियां, उनके खाने पीने सबका ख्याल रखी। और 5वें दिन जब उनके डिस्चार्ज का समय हुआ तो डॉक्टर ने पवन और सावित्री जी से कहा कि इनके खाने का विशेष ख्याल रखिए और ताज़ा खाना ही इन्हें दीजिए, क्योंकि इस बार इनकी तबीयत फूड पॉइजनिंग के कारण खराब हुई थी, पेट में इन्फेक्शन भी था। ये सुनकर पवन के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत डॉक्टर से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी तो हमेशा पापा को ताज़ा खाना ही देती है। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी ने क्या दिया क्या नहीं दिया,
आप अपने पिता से ही पूछ लीजिए। इतने में मनोहर जी ने जो कुछ अपनी पत्नी को बताया था, सावित्री जी ने वो सब अपने बेटे को बता दिया। मोनिका की सच्चाई जान पवन को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सावित्री जी मनोहर जी को अस्पताल से लेकर लौटते हुए जैसे ही घर में आती हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी बहू को आवाज देती हैं, मोनिका मोनिका। मोनिका अपनी सासू माँ की आवाज सुनकर जैसे उनके सामने आती है, सावित्री जी कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर जी के साथ ऐसा करने की? तुम्हें उन्हें समय पर खाना क्यों नहीं दिया? आज उनका तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हुई। तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर जी को ब्रेड बासी खाना हजम नहीं होता, फिर भी तुमने उन्हें बार बार ब्रेड ही क्यों खिलाया? तुम जैसी बहुओं को अगर बेटी बनाया तो तुम बहू से बेटी तो नहीं, लेकिन हमारी सास जरूर बन जाती हो। यही कारण है कि तुम जैसी बहुओं को कंट्रोल करके रखा जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने ससुर का ख्याल रखना, लेकिन तुमने उनका क्या हालत कर दी है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम आजकल की बहुएं बिना किसी लालच के सास ससुर की सेवा करती कहाँ हो। इसीलिए बहुरानी कान खोलकर सुन लो। बहू मेरे पास सोना चांदी हीरा और ये घर भी मेरा ही है। अगर तुमने हमारी अच्छे से सेवा नहीं की, हमारा बुढ़ापा कष्टपूर्ण बनाया, तो मैं तुम्हें एक फूटी भी नहीं दूंगी। सब कुछ दान कर दूंगी। सारा सोना तो अपनी बेटी को दे दूंगी और यह घर अनाथ आश्रम वालों को दे दूंगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है। सास की इतनी खतरनाक हाजिर जवाब सुन मोनिका के तो होश उड़ गए। वह तो पागल सी हो गई, बोलती भी बंद हो गई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा कि उसने क्यों अपने ससुर का ख्याल नहीं रखा। अब वो करती भी क्या? पवन ने एक थप्पड़ लगाया। मारता ना तो क्या करता? तुरंत मोनिका अपने सास के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। मम्मी जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। तभी सावित्री जी ने कहा, अच्छा बनने की ढोंग मेरे सामने तो करो ही मत। अगर तुम्हें मेरे हीरे जवाहरात और ये घर चाहिए तो मैं जैसा कहूँ चुपचाप वैसा ही करती जाओ। जाओ जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाओ। अब मोनिका के पास कोई चारा न था अपनी सास की बात मानने के अलावा, क्योंकि मोनिका को अपनी सास के जेवरात और ये घर जो चाहिए था। बहू बूढ़े हैं हम, भिखारी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।